हेलो स्टूडेंट्स हम अपनी इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ द सेल चैप्टर। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। हमने लास्ट वीडियो में अपनी मॉडर्न सेल थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। बेटा अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, राइट। तुम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स। मैं आपको बता दूं बेटा, सेल्स की हम बात करेंगे। सेल्स दो तरह के होते हैं बट ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बेसिस पे। वो कौन कौन से होते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। बट ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। उसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि हम ऑलरेडी मोनेरा पढ़ चुके हैं। तो मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट से तो पढ़े थे, तो जितने भी फीचर्स थे वो प्रोकैरियोटिक सेल के वो हम सारे मोनेरा में पढ़ चुके हैं। और क्योंकि हम प्रोटिस्टा भी ख़त्म कर चुके हैं, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स थे तो हम यूकैरियोट्स भी डन कर चुके हैं। तो अब हम टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे types of cells on the basis of their functional activity value. See, types of cells कैसे उनके फंक्शनल एक्टिविटी के बेसिस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो तीन तरह के सेल्स होंगे। एक है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, एक है डिफरेंशिएटेड सेल्स और हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। सो अनडिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड और डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो हम इनको एक ही करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की। हाँ जी, तो ये वो सेल्स होते हैं जिनकी खुद की कोई भी स्ट्रक्चरल, जिनकी खुद की कोई भी फंक्शनल एक्टिविटी नहीं होती। दे डोंट हैव एनी फंक्शनल एक्टिविटी, दे डू नॉट हैव एनी फंक्शनल एक्टिविटी। ओके, दे इनको बोलेंगे ये वो हैं जो रैपिडली माइटोटिक डिवीजन्स करते हैं। बहुत माइटोसिस बड़ी फास्ट करते हैं ये। इनकी खुद की कोई फंक्शन नहीं होती बट देयर ओनली फंक्शन इज़ टू डू माइटोसिस, डू सेल डिवीजन। सो दे शो माइटोसिस। अब आपको माइटोसिस तो क्लियर ही होगा। माइटोसिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सेल डिवीजन इन विच क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम एंड एट द एंड ऑफ माइटोसिस 2 सेल्स आर फॉर्म्ड। मैं यहाँ पे बात करूँगी ज़ायगोट की। ज़ायगोट एक अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, राइट। तो वो आगे मल्टीप्लाई करता रहता है, उसके सेल्स डिवाइड करते रहते हैं। और मैं बात करूँगी बोन मैरो। बोन मैरो के जो सेल्स होते हैं बेटा वो भी अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, उनका भी कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होता एकदम। दे आर ऑल्सो अनस्पेशलाइज्ड। ओके, अब हम बात करेंगे बी पार्ट, दैट इज़ द डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो एज अ नेम इंडिकेट्स डिफरेंशिएटेड। बेटा डिफरेंशिएटेड सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है, वो होते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स। ओके, सो दे आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स। So they have specific function, they have particular shape, particular size, particular function. But remember one thing, they have lost the power of division. ये divide नहीं कर पाएंगे. So they are the cells which have specific function. They have definite shape and size. तो इनका एक डेफिनेट शेप है और साइज़ होता है।
तो ये मैं ये कह सकती हूँ एक्चुअली जो पीछे हमने सेल्स पढ़े थे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, बेटा उन्हीं सेल्स ने डिवाइड करके ही तो ये डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाए हैं। यानी कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आफ्टर माइटोसिस कैन बिकम differentiated. It means that have particular shape, size and function. So they are undifferentiated cells. Clear? So undifferentiated cells undergo mitosis and they form the differentiated cells that have particular shape, size and function. Clear? तो मैं इनको एक और नाम से जान सकती हूँ, दे आर पोस्ट माइटोटिक सेल्स, क्योंकि माइटोसिस के बाद बने हैं। दे आर पोस्ट माइटोटिक सेल्स, माइटोसिस के बाद बने बेटा ये सेल्स, सो दे आर पोस्ट माइटोटिक सेल्स। क्लियर? और अगर मैं इनके एग्जांपल बताऊँ आपको, तो अगर मैं ह्यूमन के केस में बताऊँ तो मसल सेल्स, न्यूरॉन्स, प्लांट्स में बताऊँ तो जाइलम, फ्लोएम। बेटा ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, इनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है खुद का, और ये बनते ज़रूर किन से हैं? फ्रॉम द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बाय द डिवीजन। ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ द सेल्स आर डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। सो ये क्या है बेटा? ये ऐसे डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिनकी फंक्शनल एक्टिविटी रिमूव हो जाती है, दे रिवर्ट बैक। तो मतलब अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूं ऐसे, मतलब डिफरेंशिएटेड जिनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है, डिफरेंशिएटेड सेल्स अगर वो रिवर्ट बैक हो जाएं, दोबारा रिवर्ट बैक टू अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो मैं ये कह सकती हूँ सेल्स विच रिवर्ट बैक टू अनडिफरेंशिएटेड स्टेट, दे आर द डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। डी होता है रिमूवल, डिफरेंशिएशन होता है इनकी फंक्शनल एक्टिविटी रिमूव होगी, तो वो क्या बन जाएंगे? अनस्पेशलाइज्ड, मतलब अनडिफरेंशिएटेड बन जाएंगे। सो दे हैव lost their functional capacity. They have lost their functional capacity and they again gain the power of division. They gain the power of division. So these are known as de-differentiated cells. अगर मैं इसकी एग्जांपल बताऊँ आपको, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्टूडेंट्स आपने सुना होगा इसके बारे में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? जब वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट्स के, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, ये पार्ट अगर पूरा प्लांट बना दें, तो आपको पता है ना रोज़ कैसे ग्रो होता है। रोज़ को हम क्या करते हैं? रोज़ का स्टेम का पोर्शन सॉइल में लगा देते हैं, तो स्टेम तो बेटा डिफरेंशिएटेड होती है, तो उससे रूट कैसे आ जाती है? बिकॉज वो डिफरेंशिएटेड सेल्स पहले किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में, तो उनके पास पावर ऑफ डिवीजन आ जाती है, तो उसी से वो नई रूट्स और डेवलप कर लेते हैं, राइट? और हीलिंग ऑफ वुंड्स, जख्मों का भरना, राइट? तो ये थी हमारे पास बेटा 3 टाइप के सेल्स, whether they are have function or they lost have function or they have power of division or they don't have power of division. So there are 3 type of the cells, right? Undifferentiated, differentiated and de-differentiated. Okay? So undifferentiated cells, they don't have any functional activity. इनकी खुद की कोई भी functional activity नहीं होती, right? ये खुद function नहीं कर सकते। क्लियर? ये अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं, इनका काम है सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस शो करना, सेल डिवीजन करना। लेकिन डिफरेंशिएटेड सेल्स कौन सा होते हैं? इनके खुद का कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है, डेफिनेट शेप होएगी, साइज होएगा, डेफिनेट फंक्शन होएगा,
तो एक्चुअली ये बनाए किसने सेल्स, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ने ही माइटोसिस करके जो सेल्स बनाए हैं वो एक्चुअली उनकी पर्टिकुलर शेप साइज स्ट्रक्चर होता है, तो दे बिकम द डिफरेंशिएटेड सेल्स। डी डिफरेंशिएशन मतलब अब इनकी फंक्शनल एक्टिविटी निकल गई, अगर यही चीज़ दोबारा इसमें कन्वर्ट होता है इट मीन्स दे लॉस देयर फंक्शन बट दे अटेन देयर पावर ऑफ डिवीजन, इट इज़ नोन एज डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। ओके, क्लियर बच्चों, राइट? हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे बेटा कर्न साइटोप्लाज्मिक रेशो और न्यू टॉपिक न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो। ओके, तो काफ़ी हिंट हो गया आपको टॉपिक से हम क्या पढ़ने वाले हैं, कर्न प्लाज्म रेशो। अब ये है क्या, इसका मतलब है व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द सेल, साइज का एक्चुअल सेल का एक्चुअल साइज क्या होना चाहिए, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, हम 2 सेल्स के पहले एग्जांपल लेते हैं, राइट? तो देखो मैं क्या कराने जा रही हूँ बेटा, ये न्यू टॉपिक आपके लिए, इसको बड़े ध्यान से करना कि कर्न प्लाज्म रेशो क्या होती है, राइट? एक्चुअली मैं इसको एक और नाम से टॉपिक को बोल सकती हूँ, दैट इज़ सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। ओके, तो मैं बता दूं कि ये जो हम रेशो ढूंढेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो क्या बनेगी, क्योंकि हम उससे जज कर पाएंगे कि सेल कितना एबल होगा काम करने में। तो मैं पहले एक छोटे सेल की एग्जांपल ले रही हूँ, ये देखो मैंने एक छोटा सेल बना दिया और इसका मैं डायमेंशंस यहाँ पे नोट कर रही हूँ। पहले मैं इसका निकालती हूँ वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। सो ए इज़ 1 into 1 into 1, so it becomes 1 millimeter cube. Now let's learn about, अब हम क्या करते हैं, छोटे सेल का हम निकालते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, so 6 into 1 into 1 इज इक्वल टू 6 millimeter cube। तो जो रेशो आई है मेरे पास सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कितनी आएगी, 1:6, राइट? सो दिस इज़ द रेशो ऑफ द स्मॉल सेल। बट अगर मैं एक बड़ा सेल लूँ, और मैं ले रही हूँ इसका 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम होगा इसका ए क्यूब। तो ए क्यूब इज़ 2 into 2 into 2, इट इज़ 8 मिलीमीटर क्यूब, राइट? यहाँ पे सॉरी सरफेस एरिया स्क्वायर में आएगा, सॉरी यहाँ पे, और सरफेस एरिया इज 6a स्क्वायर, सो 6 into 2 into 2 इज इक्वल टू 24 मिलीमीटर स्क्वायर। सो जो रेशो आएगी दैट कम्स आउट टू बी, कितनी आएगी रेशो देखो, 24:8, तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 3:1 रेशो, राइट? तो अगर देखा जाए यहाँ पे और यहाँ पे रेशो का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ये तो रेशो आ रही है 6:1 या 1:6 और ये रेशो आ रही है 3:1, तो जो बड़ी रेशो है वो कौन सी है, ये वाली। तो इट मीन्स एक छोटा सेल ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा वर्क करने में, एफिशिएंट वर्क करने में। जितना छोटा सेल होगा वो उतना ज़्यादा एक्टिव होएगा, राइट? तो मतलब मैंने बता दी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशो क्या होनी चाहिए। यहाँ पे अगर न्यूक्लियस है तो वो न्यूक्लियस छोटे को सेल को ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कर पाएगा, राइट? क्योंकि उसके पास बहुत कम वॉल्यूम और सरफेस एरिया की रेशो काफ़ी अच्छी है, तो चीज़ों का आदान प्रदान बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक बड़े सेल की, तो बड़े सेल की रेशो क्या आ रही है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कम आ रही है। तो रेशो जो न्यूक्लियस की तो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो, क्लियर? तो इससे ये क्लियर होता है कि अगर सेल को एक्टिव होना है बहुत तो उसको अपनी शेप, उसका साइज़ छोटा रखना पड़ेगा, और उसकी अपनी शेप कैसी होनी चाहिए, उसकी सिलेंड्रिकल शेप।
राइट। अगर सेल को और भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होना है तो बेटा उसको सेल को अपने कुछ एक्सटेंशंस डेवलप करनी पड़ेंगी। उन एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। तो जितने भी सेल्स ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे ना, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, उनमें काफ़ी अच्छी माइक्रोविलाई डेवलप हुई होंगी। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है दैट इज़ 6:1, राइट। और मैं अगर दूसरे के देखूँ तो दैट कम्स अप 3:1। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं लार्ज सेल्स हैव लेसर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, सो दे आर लेस एफिशिएंट। जितने भी बड़े सेल्स होते हैं वो पैसिव होते हैं। बड़े सेल्स मतलब साइज़ में बड़े, लाइक एग हो गया, साइज़ में बड़ा होता है तो वो पैसिव होता है, बहुत एक्टिव नहीं होता। देखो स्पर्म कितना छोटा और होता है, कितना एक्टिव होता है, राइट। सो बड़े सेल्स को अगर एक्टिव होना है तो उनको अपनी शेप चेंज करनी पड़ेगी, इट वुड बी सिलेंड्रिकल, या फिर उनको कुछ एक्सटेंशंस बनानी पड़ेंगी जैसे कि माइक्रोविलाई। अदरवाइज सेल अगर छोटा होगा तो ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा, इफ़ेक्टिव होगा। क्लियर? सो दिस शुड बी द टॉपिक, दैट इज़ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो और कर्न प्लाज्मिक रेशो। क्लियर? अब हम कुछ छोटे छोटे और टॉपिक्स करने वाले हैं, जैसे सेल का साइज़। बेटा सेल का साइज़ जो है मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि किस सेल का कितना साइज़ होता है, क्योंकि देखो मैं सेल चैप्टर पढ़ा रही हूँ आपको, तो बहुत वेरिएशंस है सेल के साइज़ में। देयर आर सो मैनी वेरिएशंस इन सेल साइज़। जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है बेटा? मैंने पढ़ा रखा है आपको पहले, माइकोप्लाज्मा। इसको हम और क्या बोलते हैं? PPLO। PPLO इज़ प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। बेटा ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सबसे पहले डिस्कवर हुए थे फ्रॉम द प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल, राइट, जिसको निमोनिया था उसमें डिस्कवर हुए थे। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूं PPLOs की, तो इनको 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इनका साइज़ होता है। अगर बैक्टीरिया के साइज़ की डिस्कशन करूं, जो बैक्टीरिया का साइज़ होता है दैट इज़ अबाउट 3 to 5 माइक्रोमीटर। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, ना बेटा, जो उनका साइज़ होता है दैट कम्स आउट टू बी अबाउट 1 to 1000 माइक्रोमीटर्स। इट वेरीज। क्लियर? और अगर मैं आपको लिम्फोसाइट्स, बेटा लिम्फोसाइट्स कौन होते हैं? बेटा हमारे WBCs की एक टाइप है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो है उनका साइज़ 6 माइक्रोमीटर्स होता है। ऐसे ही जो किडनी सेल होता है हमारा, किडनी का सेल, राइट, वो बेटा 20 to 30 माइक्रोमीटर उसका साइज़ होता है। अगर मैं लेंथ बात करूँ मसल सेल की, लेंथ ऑफ मसल सेल, तो वो होती है अबाउट 1 to 40 मिलीमीटर्स। नर्व सेल की लेंथ बात करूँ, नर्व सेल क्या होता है बेटा? न्यूरॉन। अगर मैं न्यूरॉन की लेंथ बताऊँ तो वो होती है अबाउट 90 सेंटीमीटर, अबाउट 1 मीटर हम ले सकते हैं, 1 मीटर इन लेंथ। ओके। और एक सिंगल सेल्ड एल्गी है, उसका नाम है असीटाबुलेरिया। असीटाबुलेरिया को एक और नाम से भी जानते हैं हम, अम्ब्रेला प्लांट। बेटा ये एल्गी और सिंगल सेल्ड, और आप यकीन नहीं मानोगे इस सिंगल सेल का लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ऐसी दिखती है ये इमेजिन करो, ये एक सेल है पूरा, एक सेल, ये इसका न्यूक्लियस है। इसको क्या बोलते हैं हम? अम्ब्रेला प्लांट बोलते हैं असीटाबुलेरिया को। अब मैं बात करूँगी ह्यूमन के एग का साइज़। ह्यूमन के एग का साइज़ होता है अबाउट 100 माइक्रोमीटर्स, बट इन डायमीटर ले रही हूँ मैं ये। और जो कॉटन फाइबर होती है ना, कॉटन फाइबर भी तो बेटा एक तरह से एक सेल होता है ना। कॉटन जो फाइबर होती है बेटा, उसके जो सेल्स की लेंथ होती है दैट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ।
ओके। और इसके अलावा सबसे बड़ा सेल जो है दैट इज़ ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग की जो डायमेंशन होती है दैट इज़ 11 × 17 सेंटीमीटर। तो अगर लार्जेस्ट सेल पूछा जाए तो ऑस्ट्रिच का एग, अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो नर्व सेल 90 सेंटीमीटर और 1 मीटर। क्लियर? तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया अपनी इस वीडियो में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल की शेप कैसी होनी चाहिए, किस किस शेप, कौन कौन सी शेप्स अवेलेबल हैं, सेल का नंबर डिस्कस करेंगे और एक नया टॉपिक शुरू कर लेंगे सेल वॉल। और मैं आपको बता दूं आपको एक और काम भी करना है बेटा। आपको लोअर क्लासेस में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस था। आपको क्या करना है, अपनी डायग्राम्स ड्रॉ करनी है टाइप्स ऑफ सेल्स के अंडर ही, एनिमल सेल और प्लांट सेल, और उनकी डिफरेंसेस को भी लिखना है आपको और सेल्स की स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करनी है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।